नमस्कार मित्रों, स्वैट टीम में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारे द्वारा जो काफ़ी दिन से टेस्ट प्रोग्राम फ्री टेस्ट प्रोग्राम के तौर पर अभी जो है वो चल रहा है सारांश का टॉपिक। तो सारांश के टॉपिक में मैंने देखा कि लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। लोग सारांश की जगह भावार्थ लिख दे रहे हैं, भावार्थ संक्षेपण कर दे रहे हैं या शीर्षक में गलतियाँ कर रहे हैं। ऐसी कई चीज़ों को देखकर मुझे यह वीडियो बनाना आवश्यक हो गया था। देखिए, सारांश आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहली बात, ये खुद में स्कोरिंग है। एक तो सारांश, व्याख्या, शीर्षक, कुल मिला के इन सब चीज़ों से जो है वो 21 नंबर के प्रश्न आपके बनते हैं। परंतु ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम दे या आरओ का एग्ज़ाम दे, आपका सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो सारांश या भावार्थ या संक्षेपण यही होता है। तो अगर कोई भी कॉपी अगर एग्जामिनर आपका खोलता है तो सबसे पहले यही टॉपिक आता है और फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि आगे के आपके क्वेश्चन वो देखेगा ही नहीं या उस पर भी इसका प्रभाव, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। सारांश जो है वो आपके बौद्धिक क्षमता के सुगठित रूप को प्रदर्शित करता है क्योंकि सारांश हमेशा सुगठित होना चाहिए। और ऐसा मतलब यहाँ पे आपकी सबसे पहले जब वो पहला पेज, भाई बाद के पेज वो इतनी सीरियसली पढ़े या नहीं, भी पहला पेज तो वो आपका पढ़ेगा। और पहले पेज में अगर उसको आपके मतलब वो उसको अगर आपका भाव सही नहीं लगता है, उसको लगता है कि अपने सारांश जो एक्चुअल में जो आप दिया गया था गद्यांश, आपने उसको सही तरीके से उसको आप सारांश नहीं लिखा है, तो एक तरीके से वह आपके विवेक की, वो आपके एक बौद्धिक क्षमता पे एक थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह टाइप का हो जाएगा। आगे ये जो सारांश है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में जो सेकंड टॉपिक आपका आता है सारणी लेखन का, उसमें सारणी में भी जब आप लास्ट कॉलम में आपको किसी लेटर का जो आपको सार लिखना होता है कि आपके किसी भी लेटर को लास्ट में सारणी में आपको छोटे सार आपको उसको देना होता है कि उसमें लेटर में क्या कहा गया। इसलिए सारांश यहाँ ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, कई जगह। फिर एक बार आप जब अच्छा सारांश लिखना समझ जाते हैं, कर लेते हैं, तो सारांश के माध्यम से आप जो है वो आंसर को जो है वो छोटा और बड़ा करने की कला भी आपके अंदर आ जाती है। यानी किसी आंसर को जो है वो शॉर्ट आंसर में, लॉन्ग आंसर में चेंज करने में, 200 वर्ड को 100 वर्ड में, 100 वर्ड को बीईओ के एग्ज़ाम में 25 वर्ड में करना हो कन्वर्ट, तो भी आप कर लेंगे। इस एक कला से आपके अंदर बहुत सी चीज़ों को फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 20 तारीख से हमारा जो है वो बीईओ एग्ज़ाम का जो है वो बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी भी हमारे द्वारा फ्री वीडियोज़ और लाइव सेशन क्लासेस ले चुकी हैं। उसके 20 तारीख से हम आपको परमानेंट आपके जो है वो टेस्ट लेंगे। फुल लेंथ टेस्ट होगा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। 50 से 70 एसे तक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एसे लिखने की टेक्निक आपको बताई जाएगी और अभी तक लाइव सेशन के माध्यम से बताई भी गई है। और इसी तरह भावार्थ, सारांश, संक्षेपण से रेगुलर आपकी इस पे अंडरस्टैंडिंग बना के आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा कि अंत में वो क्वेश्चन पेपर जो आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है वो आपको डेली क्लासेस की तरह, डेली आपके टेस्ट पेपर की तरह लगेगा और आप इजीली करके आ सकते हैं। यह हमारा टारगेट है कि आप मैक्सिमम लोगों का हमारे द्वारा सिलेक्शन कराना। और तो हमारे द्वारा हमारी टीम से जुड़ने के लिए और हमारे प्रीमियम बैच या स्टार बैच में एडमिशन लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए मित्रों, ये एक गद्यांश है और इस गद्यांश के बारे में, मतलब इस गद्यांश में क्या है कि कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ भाग जो है उनको रेखांकित किया गया है और लगभग इतना बड़ा गद्यांश है। हमें इसका सारांश लिखना है जो कि मैंने लिखा है, परंतु मैं अपना सारांश पढ़ने से पहले आपको बताऊंगी कि सारांश में लिखना क्या क्या है। सबसे पहली बात देखिए, जो सारांश होता है तो हमें इस पहले ही ये बात समझनी चाहिए कि सारांश जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना होता है, सार और अंश। सार मतलब क्या होता है? क्रक्स होता है, क्रक्स। ठीक है,
तो ऐसा क्रक्स जो किसी भी भाग का जो है वो क्रक्स, मतलब अगर आप जो है वो नींबू निचोड़ रहे हैं, अगर आप जो है वो संतरे का या फिर क्या कहते हैं गन्ने का, तो वो उसमें से जो क्रक्स मतलब जो आप रस निकालते एक्चुअल में वही उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो वैसे ही सारांश में जो है वो हमको उसका मेन इंग्रेडिएंट लेना है, मेन टॉपिक पकड़ना है। अब ये बात तो आपको सभी बता देंगे कि सारांश मतलब होता है कि छोटे से बड़ा, मतलब बड़े से छोटा कर देना और उसको 1/3 भाग में उसको कन्वर्ट कर देना। 1/3, 1/4, थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी आप जो है वो, कोई गिनता तो है नहीं कितने 1/3, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने शब्द गिना और उसका 1/3 गिना, ऐसा कुछ नहीं। एक अप्रॉक्स हम लगा देते हैं कि इतना 1/3 के करीब होना चाहिए। थोड़ी बहुत शब्द सीमा का उल्लंघन हमेशा चलता है। तो यहाँ पे जो आपको अब तक पता है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि सारांश मतलब होता है कि आपका 1/3 आपको लिखना है, या फिर सारांश मतलब ये होता है कि आपको दिए हुए भाग का छोटा सा क्रक्स लिखना है, ठीक। परंतु अब हम इसमें क्या नया जानेंगे कि हम कैसे, देखिए जो गलतियां हुई हैं मुझे आज उनसे पता चला कि अच्छा गलतियां ऐसे होती हैं। लोगों को सारांश, भावार्थ और संक्षेपण में फ़र्क नहीं पता है। लोगों ने एकदम सेम वैसे ही लिख दिया, भावार्थ सारांश की जगह भावार्थ लिख दिया। देखिए सबसे पहले मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सारांश क्या होता है, सारांश की क्या विशेषताएं होती हैं ये बताऊंगी, फिर सारांश भावार्थ में डिफरेंस बताऊंगी, और फिर सारांश और संक्षेपण में डिफरेंस बताऊंगी। चलिए सर्वप्रथम मैं बताती हूँ कि सारांश मतलब सारांश क्या होता है। मैंने बताया कि सारांश जो होता है किसी भी गद्यांश का 1/3 भाग होता है, जिसमें उसके मेन इंग्रेडिएंट, मेन पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब हम इसके बारे में बताते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है। देखिए सारांश को लिखने के लिए क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कैसे आप सारांश, एक अच्छा सारांश लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि जो सारांश लिखते हैं लोग क्या करते हैं कि सारांश को पढ़ा, उसके भाव को उन्हें लगा कि यार ये तो मतलब इस सारांश का ऐसा ऐसा आ रहा है, तो उन्होंने अपने शब्दों में लिख दिया। ये सारांश नहीं है। सारांश में जो आपके मूल तत्व शामिल हैं, जो मूल तत्व आपके गद्यांश में शामिल हैं वो सारांश में होने चाहिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आप उनके साथ बिल्कुल बदलाव नहीं कर सकते हैं, उसमें आपके मूल तत्व होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे, देखिए सारांश को लिखने के लिए आप टेक्निक क्या यूज़ कर सकते हैं कि सारांश में जो है वो आप सबसे पहले जो क्या नहीं कर सकते हैं वो सारांश में आप एग्जाम्पल नहीं दे सकते, कोई अलंकरण, कोई क्रिया विशेषण, कोई कहावत, कोई व्याख्या नहीं दे सकते कि जैसे कि हिमालय नदी, जैसे कि गंगा घाटी, जैसे कि राम ने रहीम से कहा था, ऐसा आप जैसे वैसे अलंकरण, क्रिया विशेषण, ऐसा किसी भी शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है। फिर आप संक्षेप करने के लिए एक काम कर सकते हैं कि आप सामासिक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सामासिक शब्द हैं जो अपने आप में चीज़ों को छोटा कर देते हैं। या फिर आप वन वर्ड्स, अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों का जो होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। आपके इन शब्दों पे पकड़ अगर अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे, नहीं होगी तो उसके लिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पर अगर आपको इन शब्दों का ज्ञान है तो आप जो है वो सामासिक शब्द और अनेक वन वर्ड्स जो होते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं समास वो आपने सारांश के लिए। दूसरी चीज़ कि आपको सारांश बनाते समय यह ध्यान होना चाहिए कि वो जो मूल अवतरण है वो ऐसा आप सारांश लिखें कि किसी भी व्यक्ति को मूल अवतरण पढ़े बिना ये समझ आ जाए कि हाँ इस सारांश में यही चीज़ लिखी गई है, ठीक। उसके बाद सारांश का जो मेन एक खास बात है कि सारांश में हमेशा अन्य पुरुष शैली का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष मतलब यह, वह, यहाँ, वहाँ, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारांश में आप जो है वो मैं, तुम, प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष का प्रयोग कर सकते हैं। मैं, तुम, इन शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते। ये, वो, यह, वह शब्दों का प्रयोग करेंगे। यदि समास जो है वो दो व्यक्तियों के बीच अगर बातचीत को बताता है या कोई संवाद है, अगर गद्यांश में किसी संवाद को बताया गया है तो आप संवाद को प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं लिख सकते, आपको अन्य पुरुष में ही लिखना है अपने भाव में, ठीक है।
दूसरी चीज़, समाज में लोगों को एक जो भाषा शैली है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होनी चाहिए। आपको इतना ज़्यादा उसको अलंकृत करने के लिए संस्कृत में ना बदल दीजिए, आप उसको अलंकरण की आवश्यकता नहीं होती। जो है वो आप समास भी सिंपल सिंपल यूज़ कर सकते हैं और उसको एक व्यवस्थित रूप दे सकते हैं। यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप सारांश लिखते समय आप उसी क्रम से वाक्यों का प्रयोग करें जिस क्रम में आपके गद्यांश में दिया हुआ है। क्रम इधर उधर हो सकता है पर मूल भाव इधर उधर नहीं हो सकते। मतलब कि अगर आपका एक गद्यांश है, उसमें ऑल ओवर सपोज 3 बातें आ रही हैं कि पहली मुख्य बात ये है, दूसरी मुख्य बात ये है, तीसरी मुख्य बात ये है, तो आप इन मुख्य बातों को अपने अनुसार, कभी कभी ऐसा होता है कि बातों का क्रम बदल जाने पे मीनिंग बदल जाती है, तो वहाँ पे बिल्कुल लागू नहीं होगा। परंतु कभी कभी ऊपर नीचे कर देने से मीनिंग सेम आती है, तो आप उसको क्रम बदल सकते हैं, भाव सेम आना चाहिए। दूसरी चीज़, एक वाक्य में जब आप कोई एक सारांश लिखते हो तो एक वाक्य में एक ही मूल भाव होना चाहिए, एक वाक्य में 2 मूल भाव नहीं होने चाहिए। जैसे एक आपने इस गद्यांश के माध्यम से मैं बताऊंगी, आगे आने वाले लेक्चर के माध्यम से भी मैं इसको बताती रहूंगी। मैं अभी केवल एक खाका बना रही हूँ आपके सामने। एक वाक्य में एक ही मूल भाव होना चाहिए, एक वाक्य में 2 मूल भाव नहीं हो सकते हैं। मूल भाव मतलब कि जो मेन आपके वाक्य का एक ही भाव, अगले जो भी आप वाक्य लिखेंगे उसमें दूसरा मूल भाव होना चाहिए। मतलब अगर आपको कुछ 2-3 मूल भाव उसके निकलते हैं तो आपको वो 2-3 पैरा में, 2-3 लाइन में, 2-3 वाक्यों में लिखना होगा। एक वाक्य में एक ही मूल भाव आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हमने सबसे पहले बोला कि आप सारांश में जो है वो विशेषण का, कहावत का, जैसे तैसे, मतलब जैसे इन सब उदाहरण का, इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ हमने कहा है कि सारांश जो है वो 1/3 होना चाहिए। तीसरी बात हमने कहा है कि सारांश अन्य पुरुष में होना चाहिए। प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष में नहीं होना चाहिए। सारांश हमेशा अन्य पुरुष मतलब वह, वे, वहाँ, यहाँ, ये अन्य पुरुष में सारांश होना चाहिए। तीसरी चीज़ हमने जो कहा है कि सारांश की भाषा शैली बहुत सिंपल होनी चाहिए। यदि सारांश में ज़रूरत पड़े तो आप एक सारांश में एक प्रवाह होना चाहिए, टूटे नहीं, शब्द कहीं से ब्रेक ना हो, एक धारा प्रवाह, एक चीज़ें चलनी चाहिए जिसके लिए आप जैसा कि, वैसा कि, यद्यपि, फिर भी, तथापि, वस्तुतः, दरअसल, अतएव, जहाँ, वहाँ, ये इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि की हाँ, मतलब जो आपने पहले पैराग्राफ में पढ़ा हुआ उसको, जो तथापि ऐसे करके, वस्तुतः, दरअसल, फिर भी ऐसे करके आप उसकी क्रमबद्धता को, आप उसकी जो तारतम्यता है उसको बनाए रख सकते हैं। 5वीं चीज़ मैंने आपसे बोला कि क्रमबद्धता की आवश्यकता नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल केस में छोड़ के जहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाती है। क्रमबद्धता आवश्यक नहीं है, मूल भाव आवश्यक है। 6वीं चीज़ मैंने आपको यह बताई कि जो सारांश होता है उसमें एक वाक्य में एक ही मूल भाव होना चाहिए और दूसरा मूल भाव दूसरे वाक्य में होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सारांश और आपके जो भावार्थ है उनमें फ़र्क क्या है। देखिए, जो सारांश है, सारांश और भावार्थ में फ़र्क ये है कि सारांश में आप मूल जो आपका क्या कहते हैं गद्यांश है, आपने उसका 1/3 किया और उसमें जो उसके मूल तत्व हैं, जो गद्यांश के मूल तत्व हैं, उनको हम बिना बदले लिख सकते हैं। बिना बदले मतलब कि उसकी भाषा में परिवर्तन करते हुए मूल भाव को हम वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, और मतलब पर उसमें क्या है कि जो उसके मेन चीज़ें हैं उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है कि जैसे एक क्या कहते हैं, एक आपका गद्यांश है, उसमें आपके 3-4 मोटी मोटी बातें आती हैं जिनके मूल भाव को पकड़ते हैं और हम उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके, हाँ, उनमें शब्दों का फ़र्क करके, पर हम एज इट इज़ लिखते हैं उसको, जैसे है वैसा ही हमको मूल रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जबकि भावार्थ में क्या है कि हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, हमने पूरा गद्यांश पढ़ा, हमें उसका
भाव समझ में आ गया। हम यहाँ पे भाव पकड़ते हैं, वहाँ पे हम शब्द, मूल शब्द को पकड़ते हैं, मूल यहाँ पे हम उसके भाव को पकड़ते हैं और उस भाव को हम अपने शब्दों में लिख डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाव अर्थ अलग चीज़ है, सारांश अलग चीज़ है। ठीक है, भावार्थ में क्या है कि हमने पूरा गद्यांश पढ़ा, गद्यांश को हमने भाव समझ लिया कि इस गद्यांश का ये भाव है, हमने निकाल के रख दिया। ठीक, अब हमें क्या है पर हमें सारांश लिखना है अगर, तो सारांश में हमें मूल शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। जैसे अभी हम नीचे पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एक शब्द आएंगे, उत्साही, उत्साही पुरुष या ऐसा कुछ करके, तो हमें वो मूल, एक तो उत्साह शब्द मूल रूप से पकड़ना होगा, दूसरी चीज़ उसमें कुछ और मेन शब्द आएंगे, उन्हें पकड़ना होगा, उन्हीं कीवर्ड्स को पकड़ के तब हम जो है वो अपना सारांश लिखेंगे। ये हमारा मेन। और संक्षेपण क्या होता है कि संक्षेपण क्या होता है कि मूल जो गद्यांश हैं उनके बेकार के जो एग्जाम्पल्स हैं, बेकार के जो संवादिक जो टिप्पणी है, संवाद है, इन चीज़ों को जो बेकार के जो चीज़ें अननेसेसरी, उनको छाटते हुए हम मूल अवतरण का ही 1/3 कर देते हैं। भाषा में हम थोड़ा बहुत परिवर्तन करके एज इट इज़ लिख सकते हैं, परंतु हमको बहुत ज़्यादा भाषा में परिवर्तन नहीं करना है। जैसा लिखा है उसके मूल अवतरण में हम संक्षेप कर देंगे, उसको संक्षेपण कहते ही हैं कि मूल अवतरण है उसमें हम थोड़ा थोड़ा जो है वो जो बेकार की चीज़ है उसको निकाल के एज इट इज़ लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत हमने भाषा में चेंज कर दिया, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, थोड़ी हम सरल बना सकते हैं, परंतु हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। सारांश में हम उन शब्दों का प्रयोग कुछ हद तक कर सकते हैं, परंतु मतलब उसके भाव को पकड़ते हुए कर सकते हैं। भावार्थ में है कि टोटली हमारे ही भाव होने चाहिए। अब आपको बताऊं कि सारांश और संक्षेपण लिखना आसान है, भावार्थ लिखना आसान नहीं है, क्योंकि हमें भाव समझने के अपने शब्दों में लिखना है। जबकि सारांश जो है, संक्षेपण तो बिल्कुल भी आप उसी तरह से लिख सकते हैं। सारांश जो है वो आपको शब्दों को छाटते हुए मूल अवतरण को पकड़ के लिखना है, जिसको आप अंडरलाइन करके आराम से कर सकते हैं कि आपने पकड़ा, कोई एक गद्यांश लिया, आपने उसके मूल भाव को पे अंडरलाइन किया और आपने उसको जोड़ के अपने शब्दों में लिख दिया। परंतु भाव एक पूरे के पूरे गद्यांश का भाव निकाल के आपको लिखना है, इसलिए भावार्थ लिखना सबसे कठिन काम होता है। चलिए, अब जो ये हमारे सामने एक गद्यांश है जिसके हम सारांश आपको बताते हैं। अच्छा, इनके साथ हम आपको ये भी एक बात बताते हैं कि किसी भी गद्यांश का जो शीर्षक लिखना होता है, तो शीर्षक के लिए जो है वो हमेशा जो लोगों, मैंने देखा कई लोग भाव से शीर्षक निकाले हैं। शीर्षक भाव से नहीं निकलता। आपने बचपन से बहुत सी कहानियाँ, बहुत से गद्यांश पढ़े होंगे, बहुत से हिंदी के टॉपिक्स होंगे, तो जब भी आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ा है तो जब भी कोई शीर्षक होता है ना, तो वो शब्द उस मूल अवतरण में आना आवश्यक है। वो शब्द वह जो शीर्षक होता है ना, वो गद्यांश में चीख चीख के बोलता है कि मैं शीर्षक हूँ, मुझे उठा लो, मुझे निकालो, मैं शीर्षक हूँ। जो शीर्षक है वो पहले भी आएगा, बीच में भी आएगा, नीचे भी आएगा। आपको लगेगा कि नहीं, आप नहीं, ये शीर्षक नहीं। अब बस आपको उसको पकड़ के क्या करना है, या तो संक्षेप में लिखना है या तो थोड़ा सा बड़ा। शीर्षक भी जो है वो आपका छोटा ही होना चाहिए, जितना छोटा शीर्षक होता है उतना अच्छा होता है। परंतु यदि छोटे शीर्षक से आपके भाव नहीं बन पा रहे हैं, आपका शीर्षक अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, डैश लगाकर। चलिए, तो एक अवतरण है यहाँ पर, जो पुरुष फल की कामना रखकर काम आरंभ करते हैं, उन्हें जब फल निकट ज्ञात होता है तब उनका उत्साह बढ़ जाता है, और जब उन्हें फल दूर ज्ञात होता है तब उनका उत्साह कम हो जाता है। इस प्रकार उनके उत्साह में निरंतर अंतर आता रहता है। इसके विपरीत जो पुरुष फल की इच्छा न रखकर केवल काम करने को ही अपना कर्तव्य मानकर काम करने में जुट जाते हैं, उन्हें अपनी असफलता पर कोई दुख नहीं होता, और इस प्रकार उनके उत्साह में भी कभी कोई अंतर नहीं आता और वह सदा एक सा रहता है। इसलिए जब फल को चाहने वाले व्यक्ति को असफलता मिलती है तब वह दुखी होता है, और कर्म करने को ही अपना कर्तव्य मानकर कर्म करने वाले उत्साही को असफलता मिलती है, वह दुखी नहीं होता है और केवल उसकी वही दशा हो जाती है जो काम आरंभ करते समय थी।
इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि दूसरे प्रकार के मनुष्यों का उत्साह ही सच्चा उत्साह है और पहले प्रकार के मनुष्यों का उत्साह वास्तविक उत्साह नहीं है। वह भी एक प्रकार का लोभ कहा जा सकता है। जिस प्रकार लोभी मनुष्य को अपने उद्देश्य के ना प्राप्त होने पर दुख होता है, उसी प्रकार इन लोगों को भी असफल होने पर दुख की प्राप्ति होती है। अतः इस उत्साह को लोभ कहना ही उचित है। ठीक है, तो देखिए इस वाक्य में उत्साह शब्द जो है वो चीख चीख के बोल रहा है कि मैं शीर्षक हूँ, निकाल लो मुझे। देखो, जो यहाँ पे कामना निकट होता है, उत्साह बढ़ जाता है, फिर बार बार उनका उत्साह, अंत में भी उनके उत्साह, मतलब बार बार नीचे भी आप जो है अतः इस उत्साह को लोभ कहना ही उचित है। मतलब बार बार ये कह रहा है कि उत्साह उत्साह उत्साह। तो शीर्षक बार बार आएगा और चीख चीख के बोलेगा कि मुझे शीर्षक बना दो, आपको बना देना होगा। दूसरी बात, अब केवल उत्साह रखिए या जीवन में उत्साह रखिए या वास्तविक उत्साह रखिए, या आपकी मर्जी। आपको जितना अट्रैक्टिव बनाना है वो बना लीजिए। मैंने नहीं कहा कि मैंने जो बताया है वो परफेक्ट है, मैंने बेसिक चीज़ें बताई आपको, जो बेसिक स्किल होती है उसको सीखने का तरीका। बाकी हर व्यक्ति के अंदर अपनी स्किल होती है। मेरे बताई हुई बातों से आप अपनी स्किल के अनुसार काम करेंगे। तो मैंने इसका टॉपिक चुन लिया उत्साह है, शीर्षक मैंने चुन लिया उत्साह है और मैंने लिख भी दिया, लीजिए मैंने लिख दिया उत्साह है। अब बात करते हैं सारांश की। तो अब आप मेरे सारांश में ध्यान दीजिएगा कि जो बातें मूल रूप से वहाँ कही गई हैं वो बातें यहाँ भी आएंगी। फल की आशा से काम करने वाला उत्साही पुरुष फल ना मिलने पर खिन्न हो जाता है, जबकि कर्म के प्रति आसक्त उत्साही कर्म को ही अपना कर्तव्य मानकर कार्य करता है। अतः उसे सफलता असफलता मिलने पर ना अत्यधिक खुशी ना ही दुख होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि कर्म भावना प्रधान उत्साह ही सच्चा उत्साह है, फल भावना प्रधान उत्साह तो लोभायुक्त होता है। तो देखिए, शब्दों को छोटा करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सामासिक शब्दों का प्रयोग कर लिया है और मेरा क्रम भी इसमें लगभग उसी तरह आया है। क्रम की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप मेरे इस सारांश को पढ़कर आप गद्यांश के बारे में आराम से, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मूल गद्यांश में यही बातें कही गई हैं, मैंने सेम सारे पॉइंट्स को पकड़ा हुआ है। ठीक, आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा है, आप इससे भी अच्छा इन चीज़ों को आगे पीछे मॉडिफाइड करके आप लिख सकते हैं। फिर उसमें जो अंडरलाइन पार्ट्स है उनकी व्याख्या। व्याख्या में आपके पास वैसे भी वो पेज की कुछ लिमिट देते हैं, आपको उतना ही करना होता है। व्याख्या में आप थोड़े से शब्द सीमा का इधर उधर उल्लंघन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप फ्री हैं, बस व्याख्या में आपके भाव आने चाहिए। व्याख्या जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, परंतु व्याख्या के लिए मैं एक अलग क्लास लूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके विपरीत जो पुरुष फल की इच्छा न रखकर केवल काम करने को ही अपना कर्तव्य मानकर काम करने में जुट जाते हैं, उन्हें अपनी असफलता पर कोई दुख नहीं होता है। ऐसे पुरुष जो किसी कार्य में मिलने वाले लाभ के बारे में सोचकर किसी कार्य को करते हैं तो लाभ न मिलने की स्थिति में उनका उत्साह भंग हो जाता है और उनकी रुचि उस कार्य के प्रति प्रभावित होती है। जबकि कर्म प्रधान मनुष्य जो कर्म के प्रति पूर्ण रूपेण आसक्त होकर अपना कार्य करता है वह असफलता के प्रति उदासीन होता है। उसके जीवन में चाहे जितनी भी असफलताएं आ जाएं, वह न केवल कर्म में ही आसक्त रहता है बल्कि उसके उत्साह में भी कोई कमी नहीं आती है। देखिए, इस तरह इसमें भी उत्साह शब्द जो है वो बार बार कह रहा है कि मैं ही शीर्षक हूँ। ठीक है, तो मित्रों, आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको कुछ हद तक भावार्थ, सारांश, संक्षेपण, इन सब में डिफरेंस समझ में आया होगा। सारांश के मूल तत्व समझ में आए होंगे। बाकी जो इसका PDF है, मैं इसको आपको एक रिटन फॉर्म में भी प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आपको ये चीज़ें दिमाग में हमेशा आपको कंठस्थ रहें आपके, कि हाँ नहीं, जब आप
पहले से कोई चीज़ दिमाग में बैठा लेते हैं कि नहीं, सारांश में यही ऐसा ऐसा इन सब बातों का ध्यान रखना है, तो उसकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दें। क्योंकि सीधे एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करेंगे तो कहेंगे अरे सारांश कम टाइम, लिमिटेड टाइम रहता है, और आप वहाँ पे ये कहेंगे कि अच्छा नहीं, सारांश में ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। प्रैक्टिस करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए। 20 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर दिया गया है। प्लीज़ हमारे ग्रुप से जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।